अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ दिल दहलाती और दिल और दिमाग पर सख्ता तारी करती खौफ की दुनिया में हलचल मचाती अनोखी दास्तान हैरत। जहर व तरियाक। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के दिसंबर की ठिठुरती सर्दी से कपकपाता हुआ बाहर निकला। मस्जिद से मुल्हका मकान से चीखों पुकार की बाज़गश्त समाज से टकराई बेहंगम करख सी आवाज़, कभी बुलंद व बांग होती तो कभी हाथ से हाथ सुझाई न देने वाली। धुंध में सनसनाते माहौल और खौफ की दहलीज पे कदम तोड़ देती आहें बेचारी और मजलूम व दर्द में डूबी औरत की आवाज़ ने पुरसुकून माहौल को अपनी गिरफ्त में लिपेट लिया था। मैं शशदर वो जामिद सर्दी में खड़ा शशो पंज में था कि फिर से बाज़गश्त सुनाई दे तो इसके बाद तो लातानी सिलसिला शुरू हो गया। ये मकान काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, मगर आज से 2 हफ्ते पहले डाकखाने का एक क्लर्क इस मकान में आके ठहरा था। इंसानी हमदर्दी के नाते में इस मकान की तरफ बढ़ा। ज़रा करीब हुआ तो अंदर से किसी औरत के दर्द में डूबी हुई कर्राहों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, जो कि पहले की निस्बत अब कम हो चुकी थी। कर्रानी की वजह से मालूम होता था कि औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है। मैं कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर अज़राहे हमदर्दी दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलने में ज़्यादा देर न लगी। कहर बरसाती सर्दी के बायस क्लर्क बाबू ने मफलर में लिपटे सर ज़रा बाहर निकाला। मुझे हैरत से देखते हुए गोया हुए, शायान साहब आप? अंदर कोई दर्द से चीखो पुकार कर रहा है। मैंने इसकी हैरत को बालाए ताक रखते हुए पूछा। खैरियत है ना? इसका चेहरा उतर गया। खैरियत कहाँ है शाहान साहब? अफसुर्दा लहजे में बोला। ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैं अपनी वाइफ को भेज दूँ? नहीं शुक्रिया, आप उन्हें इतनी सर्दी में कहाँ तकलीफ़ देंगे, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अरे भाई, ये तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, इसमें तकलीफ़ कैसी? मैं अभी भेजता हूँ। ये सुनते ही वो बेहद ममनून नज़रों से मुझे तकने लगा, जबकि मैं ख़ुद को सर्दी से बचाता सराज से अपने घर में दाखिल हुआ। हमारा घर मस्जिद की दूसरी जानिब था, यानी कि इसके मकान और हमारे मकान के दरमियान सिर्फ मस्जिद थी। मैंने घर में दाखिल होते ही बेगम को बताया कि डाकखाने के बाबू की बीवी सख्त तकलीफ़ में है, तुम ज़रा इनके घर हो आओ। बेगम ज़रा तेज़ मिजाज से बोली, इतनी सर्दी और धुंध के बाइस मैं किसी के घर जाने वाली नहीं, सुबह को हो आऊँगी। मैंने समझाया, भली मानस, किसी की तकलीफ़ का एहसास करना इंसानी फ़र्ज़ है। जाओ शाबाश, 2 घड़ी बैठ के चली आना। शायद उन्हें किसी औरत के सहारे की ज़रूरत हो। बेगम ने तुर्श लहजे में कहा, मुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना, मुझे नींद आ रही हो। साथ ही करवट बदल कर मैं खामोश हो गया। बेगम से कुछ कहना फजूल था। मैं बेगम की फितरत से बाखूबी वाकिफ़ था। थोड़ा ज़ोर देता तो झगड़े की नौबत आ जाती। सोकर करवट बदलते सोचने लगा कि डाकखाने का बाबू उम्मीद लगाए होगा। उन्हीं सोचों में मुस्तग़िर था कि सुकूत के सीने को चीरती बुलंद व बाला चीख सुनाई दी। मैंने तकलीफ़ से बेचैनी से करवट बदली तो साथ ही बेगम ने भी करवट ली। आंखें 2-4 हुई, शायद इसे भी कर्राने की चीख ने मुस्तरब किया था। हम दोनों अपनी जगह बेचैन थे। हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ रहा था कि एक इंसान दर्द से मरा जा रहा है और दूसरा इंसान इसके पास पड़े गरम व गुजात बिस्तर में नींद के मज़े ले रहा है। कर्राहें आहिस्ता आहिस्ता चीखों में तब्दील होनी शुरू हो गई थी, कभी बुलंद व बाला तो कभी दम तोड़ती। मालूम नहीं इस बेचारी को कितनी तकलीफ़ थी जो इसके इस तरह बुरी तरह चीखो पुकार कर रही थी। फिर से आंखें 4 हुई और मैंने बेरुखी से मुंह फेर लिया। मैं फिर हो आती हूँ, बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मैंने कोई जवाब न दिया। अच्छा, मैं फिर हो आती हूँ। अब बेगम के होंठों पे हारी हुई मुस्कुराहट थी। वो बेड से उतरी और ख़ुद को अच्छे से शॉल में लिपेट के बाहर निकल गई।
मैं भी खुश हो गया कि डाक खाने के बाबू से किया हुआ वादा पूरा हो गया। बेगम काफ़ी रात गए वापस आईं। अभी तक बीमार औरत की सहमी हुई चीखें फिजा में गूंज रही थी। बेगम अंदर दाखिल हुई तो ठिठरती, कहर आलू सर्दी के बावजूद पसीने से शराबोर थी। उफ तौबा तौबा, खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी तकलीफ़ ना दे। वो अब नहीं बच सकती। इसका तो तमाम जिस्म फोड़े की तरह फट चुका है, जैसे किसी ने छुरे मार मार के इसका तमाम जिस्म चीर डाला हो। लरजती, घबराती, एक ही सांस में बोलती चली गई। इसका चेहरा जद दिखाई दे रहा था और खौफ से हक्का बक्का थर थर काँप रही थी। मैंने जल्दी से बेगम को अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया। बेगम के अंग अंग थर थरा रहा था। दिल की धड़कन वाज़े तौर पे मेरे सीने पे महसूस हो रही थी। बेगम की हालत कदरे ज़रा बेहतर हुई तो बोली, शायान बेचारी की छोटी सी बच्ची भी है जो बिल्कुल गोल मटोल, बड़ी खूबसूरत और हमारी महानूर जितनी है। मेरे दिल पे चोट सी लगी। दिल से खुद ब खुद दुआ निकली कि अल्लाह इसे ज़िंदगी दे ताकि इस बच्ची के सर पे ममता का साया हमेशा रहे। आप भी औरत की चीखें बराबर आ रही थीं कि दफातन खामोशी छा गई। दिल चाहा कि बेगम को एक बार फिर भेज कर पता करूं, मगर जब बेगम की तरफ देखा तो अब वो नींद की वादियों में गौता जन थी। फिर मैं भी दिल में एक खलिश लेके सोने की कोशिश करने लगा। फिर जाने कब नींद की देवी मेहरबान हुई और मैं सो गया। सुबह किसी गैर मुतवक्का आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। कोई बैन करते हुए रो रहा था। मेरा ख्याल था एक बारगी डाकखाने के बाबू की तरफ मुंतकिल हो गया। बेचारी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अचानक फिर जैसे चौंक पड़ा। आवाज़ तो किसी औरत के रोने की आ रही थी। मैंने बेगम को जगाया तो इसने करवट बदलते हुए पूछा, क्या बात है? देखो, शायद डाकखाने के बाबू की बीवी मर गई है। कोई औरत बैन कर रही। आह, औरत बैन कर रही है? मगर वहाँ तो इसके सिवा कोई दूसरी औरत नहीं थी। जाओ देखो तो सही क्या मामला है। मैंने कहा, औरत मर्द से ज़्यादा तजस्सुस पसंद होती है और मुझे पुख्ता यकीन है कि बेगम मेरे कहने पे नहीं गई थी, बल्कि इसे अपने तजस्सुस की तस्कीन की खातिर इसने मेरी बात मान ली। मगर वो इतनी सर्दी में बाहर जाने को कतई तैयार ना थी। और कोई आधा घंटे बाद वो लौट आई। महानूर के अब्बा, डाकखाने का बाबू मर गया। क्या? मैं इंगश बदान रह गया। क्यों, कैसे, क्या हुआ इसे? मैंने बेक वक्त कई सवाल कर डाले। इसे रात में सांप ने डस लिया। तमाम जिस्म नीला कंच हो गया है और चेहरा सूज के गुप्पा बन गया है। बेगम ये कहते कहते रुक गई, जैसे अचानक इसे कुछ ख्याल आ गया। फिर बोली, हाँ, उसकी बीवी तो इस वक्त भली चंगी है। रात में तो इसकी हरकत करना भी मुहाल था। और ये बोलकर वो खामोश हो गई, जैसे खुद अपने सवाल का जवाब तलाश कर रही हूँ। मैं चुप सादे मस्जिद की तरफ चला गया। फिर दिन निकलने के साथ ही इसके खाविंद को दफना दिया गया, क्योंकि जिस्म के फटने का अंदेशा था। गांव में इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था ये जगह भारी है, तो कोई किसी की ज़बान पर था कि इसकी बीवी पर सांप आशिक था, इसलिए बाबू को इसने चाट लिया। कोई कहता है इसकी लड़की जो बमुश्किल 5 साल की है, इस पे सांप आशिक है। कुछ तो यहाँ तक बोल रहे थे कि ये लड़की खुद सांप है, जो गालिबन 100 साल के बाद अपनी हालत बदलने पर कादिर हो चुकी है और लड़की बन गई है। और मैं भी लोगों की बातों से कदरे मुत्तफिक था, जबकि काफ़ी लोगों का नज़रिया था कि ये सब अफवाहें हैं। ताहम ये बात मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रही थी कि वो औरत एक ही रात में तंदुरुस्त कैसे हो गई। ये ऐसी बात थी कि किसी की भी सूरत हज़म ना हो पा रही थी। अभी मैं इसी शशोपंज और कोशिश में था कि ताज़ियत करने वाले लोगों की आमोदरफ्त कुछ कम हुई तो मैं इसकी बीवी से इसकी सेहतयाबी और बाबू की अचानक मौत का राज ज़रूर पूछूंगा। मैं मुलाकात के इंतज़ार में था कि पता चला कि मौसूफ़ा का भाई आके उनको अपने साथ ले गया है।
मैं दिल में कसक लिए ही रह गया। रफ्ता रफ्ता ये वाक़या जहन से मिटता चला गया और मैं भी कामों में मसरूफ़ हो गया। फिर मेरी पोस्टिंग फैसलाबाद हो गई और इस वाक़ये को तकरीबन 9 साल बीत गए। अब हमारी महानूर भी माशाल्लाह जवान हो चुकी थी और 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। रमज़ान का महीना था। एक दिन मैं छत पर बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि महानूर स्कूल से वापस आई। उसने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहकर इसकी तरफ देखा तो इसके साथ एक दुबली पतली खूबसूरत नैन और नक्श की लड़की खड़ी थी, जिसे देख के मैं मबहूत होकर रह गया और चंद लम्हों तक कोशिश के बावजूद इसके चेहरे से नज़र न हटा सका। कुदरत के इस अछूते शाहकार को देख के बेख्तियार मेरे मुंह से सुबहान अल्लाह निकल गया। इतनी हसीन और जमील लड़की मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसके बाल देख के मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी सुनहार ने सोने और चांदी की आमेज़िश से निहायत बारीक और लंबी तारें बनाकर इसके सर से जोड़ दी हों। बेज़वी चेहरे पे ऊंची नाक और नाक के नीचे अजीब अंदाज में दिलकश तरीके से तराशे हुए हों, जिसे याकूत की काशों को तराश कर इसके दहाने पे चिपका दिया गया हो। मुझे अपनी तरफ देखता पाके इसने नज़रें झुकाई थी। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके होठों पे रक्सा थी। मुस्कुराने की वजह से दोनों रुखसार पे छोटे छोटे गड़े बन जाते थे। वैसे भी रुखसार कश्मीरी सेब मालूम हो रहे थे। अचानक इसने नज़रें उठाईं। इसकी आंखों में अजीब सी बेपनाह चमक थी, जिसकी ताब ना लाते हुए मैं दूसरी तरफ देखने लगा। वो जब तक रही बेख्तियार मेरी नज़र बार बार इस मासूम से हसीन पैकर गुड़िया की तरफ उठती रही। वो तकरीबन 1 घंटे रुकने के बाद चली गई तो मैं मारे तजस्सुस के महानूर से इसके बारे में पूछा, बेटी ये कौन थी? अब्बू ये मेरी क्लास फेलो है और हमारे मोहल्लेदार भी है। बेचारी की भरी दुनिया में सिर्फ माँ है जो कपड़े सिलाई करके इसे पढ़ा रही है। फिर महानूर की ज़बानी मालूम हुआ कि इस कुदरत के शाहकार का नाम अनम है और इसका बाप बचपन ही में सांप के डसने से मर गया था। एक दिन महानूर स्कूल से बहुत लेट घर आई। बेगम ने घर सर पे उठा रखा था, जबकि मैं भी मुस्तरिब था। मैंने आते ही धीरे से आने की वजह दरियाफ्त की तो बोली, अब्बू मैं अनम के घर गई थी। इसकी अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मगर बेटा घर इतला तो देकर जाती। पता भी है हम कितने परेशान थे। सॉरी अब्बू, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। फिर हमने मिलके खाना खाया और शाम को महानूर मेरे पास आई और अनम के घर जाने की इजाज़त तलब की तो मैंने बाखुशी इजाज़त दे दी। बड़े शौक़ से जाओ बेटी, बीमार की तीमारदारी करना तो इंसान का अखलाकी फ़र्ज़ है। और महानूर अनम के घर की तरफ निकल गई और मैं कुछ निजी कामों से लाहौर चला गया। 3 दिन बाद लौटा तो महानूर ने मुझे एक दहशतनाक वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर गांव की बीती हुई 9 साल पुरानी माजी की रात याद आ गई और साथ में लोगों की फैलाई हुई अफवाहें भी। मैं तो पहले ही से इन बातों का कायल था और महानूर को सख्ती से अनम से मिलने से मना कर दिया। महानूर ने वाक़या कुछ यूँ बयान किया, मैं जब शाम को अनम के घर पहुँची तो इसकी अम्मी बुखार के बावजूद मशीन चला रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही अनम ने कहा, अम्मी आप बस करें ना, पहले ही आपकी तबीयत ख़राब है। इसकी अम्मी ने जवाब दिया, बस एक कमीज़ रह गई है, वो लोग कुछ देर में लेने आएंगे। सिलाई ना की तो सिर्फ तरह तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा आप आराम करें, मैं सिलाई कर देती हूँ, अनम ने कहा। और मैंने कभी इसकी बात की तायद की। हाँ खाला जान, अनम ठीक कहती है, आपको आराम की ज़रूरत है। वो बोली है ख़राब कर देगी, फिर वो लोग खामखा का झगड़ा करेंगे। अम्मी आप कटाई करें और मैं सिलाई कर दूँगी, अनम ने कहा। बड़ी ज़िद्दी लड़की, अगर ख्वाब ख़राब हो गई ना फिर देखना, आज ख़राब नहीं हो गए। क्योंकि आज क्या है? मैंने कहा बस आज ख़ास दिन और कपड़े सीने के मूड में हूँ। अनम जू मायने बात करके रह गई, जो कि फ़िल वक्त मेरे समझ से बाहर बाला तर थी। इसकी अम्मी उठ के अंदर चली गई और मैं अनम के साथ बैठी बातें करने लगी। अनम वाकई आज बड़े सलीके से कपड़े सी रही थी। इसके हाथ किसी माहिर दर्जी की तरह चल रहे थे।
और सिलाई भी बिल्कुल सीधी आ रही थी। इसके पहलू में इसकी पालतू बिल्ली ऊँग रही थी। मैंने बिल्ली के सर पे हाथ रखा तो इसने आंखें मीच के होंठों पे ज़बान फेरी और फिर ऊँगने लगी। इसकी अम्मी अब आहिस्ते आहिस्ते कराने लगी थी। मैंने वहीं बैठे बैठे पूछा, खाला जान ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है क्या? तो मैं सर दबा दूं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। तो मैं उठ के अंदर चली आई। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था और होंठ खुश्क थे। मैंने सर पे हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोल दी। आपका जिस्म तो बहुत ठंडा हो रहा है खाला जान। वो खुश्क होंठों पे ज़बान फेर के रह गई और फिर आहिस्ता से बोली, आज रात फिर वही होने वाला है। क्या होने वाला है? मगर वो होंठ बीच के रह गई। ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। मैं नहीं जानती बेटी, आज की रात मुझ पर बहुत भारी है, क्योंकि पहले भी कभी ऐसा हुआ है, हर साल होता है। तो आप इलाज क्यों नहीं करवाती? बहुत करवाया मगर किसी को मेरे मर्ज़ के मुतालिक पता नहीं चलता। हर साल बाद गले में गिल्ठियाँ सी निकल आती हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसकी जड़ें तमाम जिस्म में फैल जाती हैं। वो बोली। मैंने इनके गले की तरफ देखा तो थोड़ी के नीचे एक बड़ी सी गिल्ठी नमूदार हो चुकी थी। खाला जान, गिल्ठी तो निकल आई है। मैं हैरत ज़दा सी गोया हुई। बेटी, दर्द की शिद्दत से पता चल रहा है। जूझू तकलीफ़ बढ़ती जाती है। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कोई कुंद छुरी से मेरे जिस्म का एक एक अज़ा को काट रहा हो। फिर आप क्या करती हैं? तकलीफ़ बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने बेतुके सवाल पे शर्मिंदा हो गई और वो खामोशी से होंठ काटने लगे। उनके चेहरे पर कब्र के गहरे आसार मुतहश थे। फिर उफ़ कहकर होंठों को दांतों तले दाब लिया। लम्हा ब लम्हा इनकी तकलीफ़ में इजाफा होता जा रहा था। जू जू अंधेरा फैल रहा था, इनकी कर्राहें बुलंद होने लगीं, जैसे अंधेरे में इनकी तकलीफ़ का बाइस हो। फिर मुकम्मल तारीखी छाते ही इनकी कर्राहें फलक शिगाफ तवील चीखों में मुंतकिल हो गईं। अनम ने मशीन चलानी बंद कर दी और आके माँ के कदमों में बैठकर पाँव दबाने शुरू कर दी और मैं सिरहाने बैठी गैर शरूई तौर पर सर दबाई जा रही थी। खाला जान तकलीफ़ से कभी टांगें सिकोड़ती और फिर ढीली छोड़ देती, होठों को दांतों से दाब कर मुँह से खारिज होने वाली कर्राहें रोकती। जितनी देर वो सांस रोक के रखती, कर्राहें रुकी रहती, मगर जैसे ही सांस खारिज होता तो कर्राहें होठों का बंद तोड़कर फिज़ा में मुंतशिर हो जाती। जूं जूं उनकी तकलीफ़ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनम की हालत भी गैर होती जा रही थी। इसकी खूबसूरत गोल मटोल आँखों की चमक पुरस्रार सूरत इख्तियार करती जा रही थी। चेहरे का भयानकपन लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। मैं हैरत का बुत बने उन्हें तक रही थी। उन्होंने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। वैसे कदरे मेरे अंदर तक डर की सर्द लहर सरात कर चुकी थी। अनम, खाला जान को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मैंने सहमे हुए लहजे में गोया हुई, लेकिन वो ना मानी। बोली, सुबह तक खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। इसकी आवाज़ भी कदरे बदली सी महसूस हुई, जैसे किसी अम्मी गहराई से आई हो। गुज़रते वक्त का हर लम्हा इसकी अम्मी की तकलीफ़ में इजाफा कर रहा था। मैं डरी तो बहुत हुई थी, मगर इसे इस हालत में छोड़ के जाना इंसानियत की तौहीन थी। सो मैं कपकपाते लरजते हाथों से खाला कर सर दबा रही थी। अचानक अनम मेरी तरफ पलटी तो मेरा दिल यकबारगी उछल के सीने के पिंजर को तोड़ता हुआ महसूस हुआ। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।